हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण से क्या क्या इफेक्ट आते हैं उसके बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी स्टिक यानी कि छड़ी को यदि बकेट में वाटर होता है उसमें डिप करते हैं तो वो छड़ी हम लोगों को टिल्ड दिखता है, टेढ़ा क्यों दिखता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और यदि कोई भी चीज़ हमारा बाल्टी में रखा या फिर बकेट में कोई भी चीज़ रखा हुआ है, सिक्का को रख देते हैं तो क्या क्या लगता है कि जो हमारा सरफेस है, बॉटम सरफेस उस बकेट का उससे थोड़ा सा ऊपर दिखता है। तो क्यों दिखता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आज का लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम। उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। और पिछला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी देखिए, मैं इसके आई बटन पर आपको डाल दूंगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन होने के कारण से यानी कि अपवर्तन होने के कारण से बहुत सारा चीज जो एक्चुअली में जैसा होता है वो वैसा हम लोगों को दिखता नहीं है। ठीक है। तो हम लोग जैसे कि हम लोग जब भी जो एक स्टिक को यानी कि एक छड़ी को यदि हम लोग किसी भी वाटर में डालते हैं, यानी कि कोई भी बकेट में वाटर ले लिए, उस वाटर में यदि हम लोग स्टिक को डालते हैं तो देखिएगा थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है, यानी कि वो क्या क्या दिखता है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। तो वो क्यों दिखता है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखिए ये मेरा स्टिक है और ये क्या है, ये मेरा वाटर है, इस वाटर में मेरा डाला हुआ है। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एयर जो मेरा क्या होगा, इस दोनों मीडियम को जब कंपेयर करेंगे एयर को और वाटर को, अब देख लीजिए वाटर का आपको स्पीड, वाटर में जो आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा वो आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखता रहा हूँ। वाटर में आपका स्पीड ऑफ लाइट होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। अब आप लोग एयर में जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए अब यहाँ पे एयर में हम लोगों को स्पीड ऑफ लाइट पता है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट पता है, तो हम लोग को पता कर सकते हैं कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है वो क्या होता है, रेयर मीडियम। ठीक है। और जिसमें कम होता है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो हम लोग को पता चल गया, यानी कि विरल और सघन, ये हो जाएगा विरल और ये हो जाएगा सघन। ओके। चलिए अब देखिए जब विरल और सघन के बारे में पता चल गया तो हम लोग लाइट हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा यानी कि अपवर्तित किरण कैसे मुड़ेगा वो हम लोग को पता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये मेरा स्टिक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्योंकि जो अंदर में डूबा हुआ रहता है वही हम लोगों को थोड़ा सा मुड़ा सा दिखता है, यानी कि जो स्टिक है, जो छड़ी है हमारा पानी के अंदर में डूबा हुआ होता है वही हम लोगों को थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखता है, यानी कि टेढ़ा दिखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का इमेज जो बनता है वो दिखता है उल्टा हम लोगों को। तो यहाँ से हमारा कुछ ना कुछ लाइट निकल रहा होगा, बहुत सारा लाइट निकलता है, तो हम लोगों को सिर्फ 2 रे से ही काम चल जाता है इमेज बनाने के लिए। ठीक है। तो एक रे निकल गया यहाँ से यहाँ और एक रे निकल गया यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से बहुत सारा रे निकल रहा होगा तो हम लोग सिर्फ 2 रे लिए हैं लाइट का। ठीक है। तो यहाँ से एक देखिए रे निकल रहा है, यहाँ पे हुआ, और यहाँ से एक रे निकल गया, यहाँ पे टकराया। ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक यहाँ पे नॉर्मल और एक यहाँ पे नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ये मेरा कौन सा हो जाएगा, डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, यानी कि ये सघन है और ये वाला क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। जब मेरा सघन से विरल में जाता है, यानी कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण जो होगा वो क्या होगा, इस लंब से दूर जाएगा, यानी कि इस नॉर्मल से अवे जाएगा। तो देखिए इस नॉर्मल से क्या हो रहा है, अवे जा रहा है, यानी कि इस लाइट का जो ओरिजिनल रे होना चाहिए वो ये है, उससे क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है ना, दूर भाग रहा है। और इस लाइट का ओरिजिनल रे ये होना चाहिए, उससे भी वो क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, यानी कि इस नॉर्मल से भी दूर भाग रहा है। ठीक है। तो दूर भाग रहा है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा तिरछा होता जा रहा है, यानी कि आगे जाके कहीं नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये पीछे मिल रहा होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा रिफ्रैक्टेड रे हमारा जो भी मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं, वहीं से हमारा इमेज बनता है। तो देखिए यहां से हमारा इसको पीछे ले आएंगे, ठीक है, तो हमारा आके यहाँ पे टकरा रहा है, यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे आके यहाँ पे मिल रहा है। तो जहां पे रिफ्रैक्टेड रे मिलता है उसी वहीं पे इमेज बनता है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, जब मिल रहा है तो इसको हम लोग यहां से मिलाएंगे तो देखिए हमारा क्या है, छड़ी जो है वो थोड़ा सा टिल्ट दिख रहा है, यानी कि एक्चुअली में वो होता यहाँ पे है लेकिन हम लोग को यहां से थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। तो रिफ्रैक्शन के कारण से ही हमारा क्या होता है, जो स्टिक जो छड़ी होता है पानी में डालने के कारण से क्या दिखता है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है, यानी कि अपवर्तित के कारण से, यानी कि लाइट का अपवर्तन होने के कारण से ही हम लोगों को क्या दिखता है, छड़ी जो पानी में डला हुआ होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। ठीक है।
और दूसरा क्या होता है, यदि हम लोग कोई भी कॉइन यानी कि कोई भी सिक्का पानी में यदि रखते हैं, पानी के बकेट में यदि रखते हैं तो वो क्या दिखता है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है, ठीक है। लेकिन जब खाली बकेट में रखते हैं तो वो क्या होता है, जहां रहता है वहीं दिखता है। तो देखिए यहाँ पे ये खाली बकेट में मेरा सिक्का रखा हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, रे ऑफ लाइट आएगा और यहाँ पे, यहाँ से यदि हम लोग देख रहे हैं तो आसानी से दिख जाएगा। तो जितना गहराई पे होगा उतना ही गहराई पे हम लोग को दिखेगा। अब देखिए दूसरे केस में क्या किया हम लोग, यहाँ पे इस बकेट में सिक्का रख दिए और इस बकेट में क्या कर दिए, पानी डाल दिए, ठीक है। अब पानी डालने के कारण से क्या होगा, हमारा दो मीडियम आ गया, यानी कि ये वाला एक वाटर हो जाएगा मीडियम और यहाँ पे एक एयर हो जाएगा, वो दोनों मीडियम हो जाएगा। तो वाटर मेरा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम, और यहाँ पे एयर हो जाएगा, वो हो जाएगा रेरर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी तो लाइट क्या होगा मेरा, अभिलंब से दूर भागेगा, यानी कि नॉर्मल से दूर भागेगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे होके ये दूर भाग रहा है, ठीक है। दूर भागने के कारण से यहाँ पे यहाँ से यदि हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या होगा, मेरा रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, यानी कि अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण जहां पे मिलेगा वहीं पे मेरा क्या होगा, इमेज दिखेगा, यानी कि प्रतिबिंब दिखेगा। तो देखिए ये आके हमारा यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसी जगह पे क्या दिखेगा हमको, ये वाला कॉइन दिखेगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे हाथ डालेंगे तो क्या होगा हमारा, हम लोग सिक्का को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में वो होता कहाँ है, वो नीचे होता है। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण से। ओके तो ये सारे चीजेस क्या है, एक एप्लीकेशंस भी आप लोग मान सकते हैं कि रिफ्रैक्शन के कारण से एक्चुअली में जो होता है उसके कुछ अलग ही हम लोगों को दिखता है, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग मान सकते हैं कि स्विमिंग पूल का भी जो हम लोगों का डेप्थ होता है वो थोड़ा सा क्या लगता है, कम लगता है रियल लाइफ में, रियल में हम लोग जो देखते हैं, ठीक है। वो भी इसी कारण से होता है, वो भी किसके कारण से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण से वो भी दिखता है, ठीक है। तो ये सारा आप लोग जो एक्चुअली में होता है लेकिन वैसा हम लोगों को दिखता नहीं है, वो होता है लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण से, यानी कि लाइट का अपवर्तन के कारण से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है। तो जनरली जैसे कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का देखे थे कि इसका दो लॉ होता था, यहाँ पे भी इसका दो लॉ है, ठीक है। तो पहला लॉ हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो हमारा पहला लॉ था वो ये वैसा ही है जैसा कि हमारा क्या था, रिफ्लेक्शन के केस में था, ठीक है। रिफ्लेक्शन के केस में भी यही लॉ था और रिफ्लेक्शन के केस में भी एक लॉ क्या होता है हमारा सेम होता है। तो इसको क्या देखते हैं कि ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये क्या है मेरा आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण एंड नॉर्मल यानी कि लंब एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये क्या होता है मेरा एक ही तल में होता है, यानी कि एक ही प्लेन पे होता है। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है उसका प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी मेरा रिफ्रैक्शन का लॉ फॉलो होगा, यानी कि तभी मेरा रिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा लॉ देख लेते हैं, क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन का अनुपात स्थिर होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि क्या है, आपतन कोण, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यानी कि अपवर्तन कोण। तो इसका दोनों का रेशियो के साथ क्या लगा देंगे, साइन, यानी कि साइन आई और साइन आर का जो हम लोग रेशियो ले लेंगे वो क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों का रेशियो लेंगे तो ये दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये हमारा रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ होता है उसको हम लोग एक दूसरा भी नाम होता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि स्नेल्स का अपवर्तन का नियम इसको बोला जाता है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन का जो लॉ होता है वो कौन कौन सा दो लॉ होता है, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे और आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करते रहे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। अब हम लोग समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी कि अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम को समझिए। ये मान लेते हैं कि हमारा ये एक लाइन है जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है। ये एक लाइन है जो ये
दोनों मीडियम को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये रेरर मीडियम है और नीचे वाला डेंसर मीडियम है, यानी कि ऊपर वाला आपका विरल है और नीचे वाला क्या है, सघन है, ठीक है। तो जब मेरा लाइट रे आएगा तो ये क्या होगा, ये इसकी तरफ बैंड करेगा, नॉर्मल की तरफ बैंड करेगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, सघन है, ठीक है। सघन है तो इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अपवर्तनांक को यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ये लाइट रे आ रहा है तो इसका स्पीड को हम लोग v1 मान लिए, और इसके ये जो मीडियम को पास करने के बाद जो मेरा रे है उसका स्पीड v2 मान लिए, क्योंकि दोनों का मीडियम अलग अलग है तो दोनों में लाइट का जो स्पीड होगा वो दोनों में अलग अलग होगा। तो इस मीडियम में लाइट का स्पीड v1 है और सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है, v2 है, ठीक है। ये हमारा एंगल आई हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रेशियो होता है स्पीड का, यानी कि रेशियो होता है लाइट के स्पीड का, मीडियम का और दूसरे मीडियम का। यानी कि जब दो मीडियम का बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये दोनों मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा उसका रेशियो होगा। अब उसका रेशियो कैसे लेना है वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा मीडियम ले रहे हैं, ठीक है। किस मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है और किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, ठीक है। पहला ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे यदि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ एंगल आई और एंगल आर है, तो इसको यदि हम लोग साइन आई और साइन आर ले लेते हैं और इसका रेशियो हम लोग बना लेते हैं, तो इसी रेशियो को हम लोग जानते हैं कि ये एक कांस्टेंट देता है और उसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि साइन आई बाय साइन आर जो हमारा रेशियो मिलेगा इसका, उसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, मैं बहुत ही इजीली बताऊंगा, ठीक है। ओके, अब आप लोग समझ गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, यानी कि जब भी हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं, तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। यानी कि मान लीजिए कि इस मीडियम का हमको अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, यदि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रिटन एज, सबसे पहले जानिए यदि हम लोगों को ये चीज लिखा हुआ है, यानी कि माध्यम 2 का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, यानी कि अपवर्तनांक निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, माध्यम 1 के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं n21 और 1 n2, ठीक है। इसको 21 नहीं पढ़ना है, इसको 21 ही पढ़ना है, ठीक है। समझ गए आप लोग कि जब ये वाला इस तरह का हम लोगों के पास लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग नोटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, यानी कि अपवर्तनांक मीडियम माध्यम 2 का माध्यम 1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोटेशन समझ गए। अब देखिए, जब हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, n लिखा हुआ है, 2 सबसे जो n के राइट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ होगा उसी का हम लोग को क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो उसके बाद में लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दूसरा नोटेशन है कि यहाँ पे देखिए, ये आपका सिंबल दिया हुआ n, तो उसके राइट में जो लिखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको हम लोग आगे लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए, हम लोग के पास पता है कि ये जो लाइट आ रहा है उसका स्पीड v1 है और जो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद जा रहा है उसका स्पीड क्या है, v2 है, गति v2 है। तो हम लोग जब इस मीडियम का यानी कि मीडियम 2 का हम लोगों को अपवर्तनांक निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियम 1 में जो हमारा लाइट का स्पीड है उसको लिखेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय मीडियम 2 में जो हमारा लाइट का स्पीड है उसको लिख देंगे। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोगों को मिल जाएगा मीडियम 2 का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी कि यहाँ पे हम लोग को उल्टा चलना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे वो मीडियम 1 का स्पीड और नीचे लिखेंगे मीडियम 2 का स्पीड, समझ गए। यदि हम लोगों को अपवर्तनांक माध्यम 2 का निकालना है माध्यम 1 के सापेक्ष में, यानी कि माध्यम 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माध्यम 1 का लाइट का प्रकाश का गति लिखेंगे और उसके नीचे में क्या करेंगे, माध्यम 2 का प्रकाश का गति लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत ही आसानी से इसका अपवर्तनांक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा।
ओके। अब देखिए हमारे पास दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि दो तरह का अपवर्तनांक होता है। पहला होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक। जब हमारा लाइट रे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2, यहाँ पे मीडियम 1 कौन सा मीडियम है, मीडियम 2 कौन सा मीडियम है, ये हम लोग को यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब हमारा लाइट रे एक मीडियम से, यानी कि एक मीडियम, और ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैक्यूम और एयर नहीं होना चाहिए, यानी कि निवार्त और हवा नहीं होना चाहिए ये मीडियम। ठीक है, और दूसरा मीडियम में जाता है, चाहे दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जाता है, तो उस तरह का जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और पहला मीडियम जो है वो आपका वैक्यूम और एयर नहीं होना चाहिए, यानी कि निवार्त और एयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। यदि मीडियम 1 यहां से लाइट आ रहा है और मीडियम 1 से लाइट आ रहा है और मीडियम 2 में जा रहा है, यदि मीडियम 1 हमारा वैक्यूम हो और एयर हो, यानी कि निवार्त और हवा हो, और दूसरा मीडियम कुछ भी हो, तो उस तरह का यदि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। ओके, क्लियर है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अपवर्तनांक समझिए, अब किसी का हो सकता है ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और किसी का कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि किसी का ज्यादा अपवर्तनांक होगा, किसी का कम अपवर्तनांक होगा। जिसका ज्यादा अपवर्तनांक होगा, यानी कि जिसका मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उस तरह के मीडियम को हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सघन मीडियम बोलेंगे, सघन माध्यम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा, उसको हम लोग रैरर मीडियम बोलेंगे, यानी कि उसको विरल माध्यम बोलेंगे। ठीक है, ये पूरा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में है, यानी कि अपवर्तनांक के बारे में। तो आई होप इसके बाद आपको अपवर्तनांक में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन देने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प मिल रही है तो भी आप लोग कमेंट करके बताइए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी ऐसा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोग इसके हेल्प से अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।